गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों में आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अध्याय 2 चल रहा है, जिसमें हम विभव के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी हमारा धारिता का टॉपिक चल रहा है। बच्चों, धारिता में हम पिछली क्लास में धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने संधारित्र को भी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। बच्चों, संधारित्र थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इससे रिलेटेड टॉपिक अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। आप बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ते जाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है संधारित्र से जुड़ा हुआ, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों, हम जो धारिता हमने पढ़ी है, तो हमने संधारित्र की धारिता निकाली थी। उसमें हम बच्चों अब धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव देखेंगे कि अगर हम किसी पराविद्युत पदार्थ को मिला दें तो उससे धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या धारिता बढ़ जाती है या कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। बच्चों, उसके बाद एक रिलेशन हम करेंगे जो आगे हमें काम आती है और कई बार बोर्ड में पूछी भी जाती है। वह है पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में संबंध। तो बच्चों, ये कई बार पूछी जाती है। तो आप जानते हैं जो पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति होती है उसे काई से प्रदर्शित करते हैं और जो पराविद्युतांक होता है बच्चों उसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें एक रिलेशन निकालनी है, ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी रिलेशन है बच्चों। उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है आज की क्लास का, वो है संधारित्रों का संयोजन। बच्चों, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस पे जो हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें 2 प्रकार के टॉपिक है हमारे पास। एक हम पढ़ेंगे बच्चों श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है, और एक समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है। बच्चों, दोनों के डेरिवेशन भी आते हैं और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब इनके डेरिवेशन करेंगे तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले धारिता पर पराविद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये बहुत छोटा सा हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है कि इससे हम पता कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें फिगर से समझाना चाहूँगा। हालांकि इसमें फिगर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिगर से फिर भी हम समझेंगे। बच्चों, मैंने आपको इसमें 2 फिगर दिखा रखे हैं। एक फिगर फर्स्ट अगर आप देखें तो फिगर फर्स्ट में बच्चों आप देखें कि हमने एक सिंपल समांतर प्लेट संधारित्र दिखा रखा है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसमें हमने बच्चों वायु भरी हुई है। इसके जो दोनों प्लेट के बीच में वो जो माध्यम है वायु है, या निर्वात भी मान सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जो वायु और निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। तो बच्चों, वायु भी एक तरह का पराविद्युतांक है, ये कोई दिक्कत नहीं, पराविद्युत है। अब बच्चों, अगर मैं इस संधारित्र की जो धारिता है उसका फॉर्मूला लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। अगर एयर है और इसके लिए धारिता में C0 मान लूं तो मैं कहूंगा एप्सिलॉन नॉट A/d। बच्चों, ये कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो हमारी पिछली क्लास हुई है उसमें हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे वायु के लिए धारिता C0 है। बच्चों, अब अगर मैं इसमें एक बात देखना चाहता हूँ कि ये जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पूरा जो दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम है, इतनी चौड़ाई का, यानी जो d चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई का हम कोई पराविद्युत भर दे पूरी d चौड़ाई का, या मान के लेना कि दोनों प्लेट के बीच का जो पूरा माध्यम है इतनी चौड़ाई का हमने कोई पराविद्युत ले लिया वायु के अलावा। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि वायु के अलावा कोई और पराविद्युत लिया तो जिसकी विद्युत जो शीलता है वो एप्सिलॉन से शो होगी। बच्चों, अगर मैं सेकंड फिगर, यानी ये जो मेरी सेकंड फिगर है, इसके लिए मैं अगर धारिता का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा बच्चों। सेकंड के लिए मैं कह सकता हूं अगर धारिता, चूंकि एयर के लिए C0 हो गई, तो दूसरे किसी पराविद्युत के लिए, चूंकि अब तो एयर नहीं है तो मैं इसे C लिख देता हूं। अब मैं एप्सिलॉन नॉट तो नहीं ले सकता बच्चों, क्योंकि दूसरा पराविद्युत है तो उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन से होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, प्लेटों का जो एरिया है वो सेम है और ना मैंने बीच की दूरी चेंज करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A आ जाएगा एज इट इज, D आ जाएगा, और इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, सेकंड आ जाएगी। अब बच्चों, थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें इक्वेशन सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप देखें हमें क्या मिलता है, C/C0 आएगा बच्चों। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा एप्सिलॉन A/d और अपॉन एप्सिलॉन नॉट A/d। बच्चों, ये दोनों तो कॉमन है क्योंकि हमने दोनों चित्र में A और D सेम रखे हैं, तो इससे हमें क्या मिला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जरा आप अगर इस पे गौर करें तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, हम इसे देखते हैं आराम से। ये C/C0 है बच्चों, और यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है उस माध्यम का पराविद्युतांक, ये आप जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि C/C0 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, K, और हमें बच्चों C चेक करनी है कि पराविद्युत लगाने के बाद धारिता कितनी हो जाती है। तो हम कहेंगे C बराबर KC0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बात पता चलती है बच्चों, जो हमें आगे बहुत काम आने वाली है। इसे अगर मैं इक्वेशन A मानूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे जो वायु में, जब दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम होता है वायु होता है, तो जब तो धारिता C0 होती है तो किसी और पराविद्युत लगाने पर, जिसका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो K है वो पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक है।
परावैद्युतांक, ये मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ। तो किसी और माध्यम को बीच में लगाने पर जिसका परावैद्युतांक k हो तो उसकी धारिता k C नॉट, यानी उसकी एयर वाली धारिता की k गुना हो जाती है, k टाइम्स। समझ में आई बात? तो जितना परावैद्युतांक का माध्यम लगाएंगे उतनी हमारी धारिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये बात तो हमें क्लियर कुछ समझ में आ रहा है मैथमेटिकली कि परावैद्युत लगाने पर, यानी अगर आप यहाँ देखें बच्चों, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूंगा, एयर या निर्वात के लिए जो हम कहते हैं एयर, जो भी एयर या जिसे हम वायु कहते हैं वायु, तो बच्चों या इसके जगह निर्वात अगर ले लें, निर्वात जिसे हम कह सकते हैं वैक्यूम, ठीक है बच्चों इसके लिए तो k1 होता है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर किसी माध्यम के लिए हम कहते हैं कि k जो होता है अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर हम k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लें तो क्या होगा? तो बच्चों k ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब जो परावैद्युत लगाने पर धारिता ज्यादा हो जाएगी C नॉट से। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों अच्छी तरह। तो हम इससे एक बात समझ सकते हैं, किसी भी ऐसे परावैद्युत को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाने पर जिसका परावैद्युतांक के 1 से ज्यादा हो, उससे धारिता जो है वायु की धारिता से, वायु लगाने पर जो संधारित्र की धारिता होती है उससे ज्यादा हो जाती है और k टाइम्स हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि धारिता पर परावैद्युतांक का जो प्रभाव है परावैद्युत का वो पॉजिटिव है, कि वो धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाना भी चाहूंगा, ये मैथमेटिकली है, मैं आपको, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं थोड़ा सा जानकारी रखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि धारिता बढ़ जाती है, थोड़ा इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बोर्ड में तो हमें इस पे ही नंबर मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा जानकारी भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको, जो बहुत अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि इस किसी भी चीज के पीछे क्या रीजन रहा, उन बच्चों के खास तौर के लिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों इसको थोड़ा हम समझेंगे कि जब संधारित्र हम जब लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और इसके बीच में हम सिर्फ वायु, इसके बीच में या तो वायु या निर्वात लेते हैं इस तरीके से, तो बच्चों इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना दिखाते हैं हम? E नॉट। ठीक है बच्चों, और ये जो आवेश है दोनों प्लेट पे, इसकी वजह से जो विभव होता है दोनों प्लेट का वो कितना होता है बच्चों? V होता है, और एक का कितना होता है? -V। तो हम ये कह सकते हैं दोनों पे विभव जो होता है समान होता है, बस एक पे धनात्मक है एक पे ऋणात्मक है। तो एक पे हम उच्च विभव कह सकते हैं, दूसरे पे निम्न विभव कह सकते हैं। बच्चों इसमें गौर करने वाली बात क्या है, अगर ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है तो सीधा सीधा आप एक बात देखें कि हमारे पास धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा गौर से आप बात करें। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको धारिता बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको आवेश बढ़ाना है। तो आवेश बढ़ाने की जो प्रक्रिया वो आप जानते हैं, जब तक विभव कम नहीं होगा तब तक आवेश नहीं बढ़ता। तो हम सीधा सीधा आपको फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, हमें जो हमेशा बात करनी होती है वो V पे करनी होती है। यहाँ पे आप गौर से देखें बच्चों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं, उन्हें चीजें क्लियर नहीं होती है, वो मैथमेटिक्स रट के चले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखें कि अगर विभव कम होगा तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो जो हमारा मेन मकसद क्या है, विभव को कम करना। तो थोड़ा गौर से देखें, हमारे पास एक रिलेशन होती है E = V/d। तो यहाँ से V कितना आ जाता है? ED। तो यहाँ पे भी मैंने आपको पहले बात बताई थी, हम विभव को डायरेक्ट कम नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम इसमें विद्युत क्षेत्र को अगर कम कर दें तो हमारा काम चल जाता है। तो बच्चों जब हम इसमें कोई परावैद्युत लगाते हैं, अगर हमने वायु लगाई है तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया k = 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम जो हम कह सकते हैं परावैद्युतांक होता है वो हम एयर का ही मान सकते हैं, जो 1 माना गया। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं कोई और माध्यम लगा दूं इस संधारित्र में, अब जरा आप गौर से देखना, यहाँ पे मैंने ये मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे हमने समांतर प्लेट संधारित्र लगा दिया। बच्चों मैं बाकी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ काम की बात दिखा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र कैसे कम होगा या विभव कैसे कम होगा। बच्चों अगर हमने इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई परावैद्युतांक लगा दिया है तो आप जानते हैं कि जैसे ही धनात्मक आवेश उसके करीब आएगा, यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चों? धनात्मक। तो आप देखते हैं कि इसका अपना एक परावैद्युत जो पदार्थ होता है उसका विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम EP बोलते हैं। जो बच्चे पहले से हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें बात समझ में आती होगी। और बच्चों जो बाह्य विद्युत क्षेत्र था एयर में वो कितना था बच्चों? E नॉट। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? हमें पता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E नेट, जिसे हम कह सकते हैं E नेट। बच्चों कितना होता है? तो हम कह सकते हैं कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो अंदर पहुंचता है, बाहर का बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, वो E नॉट अगर है और अंदर वाला EP है, तो बच्चों हम कह सकते हैं जो E नेट होता है, E नेट वो कितना होगा बच्चों? E नॉट - EP। ये आप समझ सकते हैं, ये मैंने वेक्टर साइन लगा लिया। तो बच्चों आप खुद एक बात देखो, जो E नॉट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो भी E नॉट की वैल्यू थी, अगर यहाँ पे सपोज 4 थी बच्चों, समझने वाली बात है, तो क्या यहाँ पे भी 4 रहेगी? नहीं। अगर यहाँ पे EP की वैल्यू में थोड़ी देर के लिए मान लूं सपोज 2 भी है अगर,
और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 है और ये -2 हो गया, तो बच्चों कितनी वैल्यू हुई? 2 हो गई। तो बच्चों जो बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले 4 यूनिट का था, अब वो सिर्फ 2 यूनिट का रह गया। तो आप सोचो कि पराविद्युत लगाने से क्या फायदा होता है? पराविद्युत जो होता है विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, और जब विद्युत क्षेत्र कम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? विभव कम हो जाएगा, और जब विभव कम होता है इस रिलेशन से देखिए धारिता अपने आप बढ़ जाती है। और यही वजह होता है कि किसी पराविद्युत को लगाने पर उस जो संधारित होता है उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए मैंने इसलिए बताया कि आप हर चीजों को अच्छी तरह समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अब जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इसको भी मैं आपको फिगर से ही समझाऊंगा। मैं चाहता हूं तो इसको मैं चाहता मैथमेटिकली 3 लाइनों में प्रूव कर सकता था, लेकिन उससे स्टूडेंट क्या होता है, रट के चला जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए हर चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसमें अगर हम अब दोबारा वही हमने फिगर बनाई है कि हमने कोई समांतर जो है संधारित्र लिया है, समांतर प्लेट संधारित्र, और उसमें हमने कोई पराविद्युतांक रख दिया है पराविद्युत। तो बच्चों अब तो मुझे बाकी चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें अभी। तो बच्चों हम जानते हैं जो पराविद्युत के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों हमें साफ साफ समझ में आता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों, और जो अंदर का पराविद्युत का जो ध्रुवित इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होता है वो ईपी होता है। बच्चों इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब बच्चों हमने एक बात और पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर हम बात करें कोई भी अगर अनंत हम ऐसी प्लेट माने जो अनंत है, अनंत लंबाई की बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु लें, अगर यहाँ पे कोई बिंदु लें उसके रेस्पेक्ट में जो प्लेट है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो अनंत लंबाई का जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो आप जानते हैं कितना होता है, वो आपको अच्छी तरह पता है। और अगर उसकी कोई थिकनेस है, मोटाई है, तो कितना होगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये आपको पता ही है स्टूडेंट। तो बच्चों अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें इस बात को कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम ये भी कह सकते हैं, और बच्चों हम सीधा सीधे कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है बच्चा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बच्चों वायु के लिए बात करें कि जहाँ पे वायु है, जहाँ पे वायु भरी हुई है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र किससे रेफर होगा? ई नॉट से, या आपको समझ में आता है। और जहाँ पे वायु नहीं है यानी पराविद्युत की बात करें तो वहाँ पे हम उसको क्या लिखेंगे बच्चों? ईपी लिखेंगे। और ईपी के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ईपी के हम लिखेंगे क्योंकि ईपी में आपके के पास कौन सा ये है? ध्रुवित विद्युत क्षेत्र। तो ध्रुवित विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश आएगा बच्चों? ध्रुवित आवेश आएगा। जो आवेश पराविद्युत के सरफेस पे, ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये ध्रुवित आवेश होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कितना होगा? अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये आप जानते हैं। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें दोनों वैल्यू को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास कितना आता है बच्चों? ये अब हम बच्चों वेक्टर का साइन हटा थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हम ई नॉट को कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अब इसमें अगर हम देखें तो सिग्मा कितना हो जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, तो हम कहेंगे जो ई नेट है हमारे पास, ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ गया। बच्चों थोड़ा सा गौर देने वाली बात है कि जब हमने किसी भी पराविद्युत पे जो पोलराइजेशन पढ़ा था, जो ध्रुवण पढ़ा था, वो क्या था बच्चों? तो हम जानते हैं जो ध्रुवण होता है बच्चों वो उसके जो ध्रुवित आवेश घनत्व है उसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा पी बराबर पोलराइजेशन को होगा। इसे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों? ये हमने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है। अब हम सीधा सीधा एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास आया है ध्रुवण, तो इस ध्रुवण को हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये सिग्मा आ जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P इस तरीके से लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए एक बात अगर हम करें यहाँ पे कि E जो हमारे पास इस तरीके से है, E बराबर थोड़ा सा हम इसे अलग कर लें अगर, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप देखें एक मिनट, तो स्टूडेंट्स अब जरा देखें हम इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम अलग अलग कर सकते हैं स्टूडेंट। हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब आप देख ही सकते हैं कि जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था वो कितना था बच्चों? ई नॉट, और माइनस ये पी हमारे पास है एज इट इज, ये आप देख रहे हैं। अब बच्चों इसे हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसमें अगर हम एक चीज करें, इसमें हम पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा इधर ले आए, ये माइनस का इधर ले आए, और ये हो जाएगा ई नॉट माइनस का ई हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब बच्चों अगर हम इसमें से ई कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन ई माइनस 1 हो जाएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं, तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो ई नॉट अपॉन ई होता है बच्चों, ई नॉट अपॉन ई वो उस माध्यम का पराविद्युतांक होता है जो
दो प्लेटों के बीच रखा गया है और हमें आपको रिलेशन देखो क्या निकालनी है, हमें रिलेशन निकालनी है बच्चों वैद्युत प्रवृत्ति जो काई होती है और जो परावैद्युतांक होता है के। तो अपना आप देखते हैं हम किस तरीके से आता है। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया P/ε0 और बच्चों ये कैपिटल ही यहाँ आ सकता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, या हम इसे यहाँ लिख दें थोड़ी देर के लिए ऐसे करके लिख दें। और बच्चों यहाँ हमारे पास क्या बचा, इसे हम लिख सकते हैं K-1। तो ये आप आराम से देख रहे हैं K-1 लिखा जा सकता है। बच्चों पिछली क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ी थी कि जितना परावैद्युत में पदार्थ में पोलराइजेशन यानी ध्रुवण होता है कितना प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र और उसका गुणनफल होता है उसकी विद्युतशीलता के साथ। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं काई, ये आप समझ सकते हैं, इसको हम विद्युत प्रवृत्ति बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ की। तो बच्चों अगर हम इस समीकरण का नाम कुछ रख दें, समीकरण में ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो समीकरण ए में बच्चों ध्यान से अगर हम देखें, इस पूरी जो हमारे पास ये जो मान आया है, ये जो टर्म हमारे पास, इसके लिए हम काई रख दें तो काई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखें काई बराबर K-1 इस तरीके से। और बच्चों ये माइनस इधर आ जाए तो हम कह सकते हैं K बराबर 1 प्लस काई, देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इससे साफ हमें पता चलता है बच्चों जो परावैद्युत का जो परावैद्युतांक होता है, जो उसकी विद्युत प्रवृत्ति होती है, उसके बीच में रिलेशन होती है K बराबर 1 प्लस काई। यानी परावैद्युतांक अगर काई में 1 ऐड कर दे तो हमारे पास सीधा सीधा परावैद्युतांक आ जाता है। तो बच्चों ये रिलेशन मैथमेटिकली यूज होती है, इसका मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा यूज भी होता है, पर ये प्रूफ करने के लिए कई बार आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों आज के टॉपिक क्लास का, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और थोड़ा सा समझना भी है। डेरिवेशन तो छोटा है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट कई बार बच्चों को नहीं समझ में आते। तो बच्चों अब है अगर संधारित्रों का संयोजन करा जाए, यानी एक से ज्यादा संधारित्र आपस में जोड़े जाएं, तो किस प्रकार से जोड़े जा सकते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहला संयोजन जो है वो श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे संयोजन करा जाता है संधारित्र का, वो हम इस प्रकार देखेंगे। मैंने सिर्फ दो संधारित्र लिए C1 और C2, इसका आप समझ सकते हैं कि दोनों की धारिता अलग अलग है। तो दोनों की धारिता होने का अलग अलग होने का मतलब ये दोनों की ज्यामिति अलग अलग होंगी, या हो सकता है दोनों के बीच का परावैद्युत पदार्थ अलग अलग हो, ये हम देख चुके हैं। अब बच्चों आप देखो कि अगर पहला संधारित्र की पहली प्लेट जो है वो हमारे एक बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी है धनात्मक से, और दूसरे संधारित्र की अगर दूसरी प्लेट हमारे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है जिसे हमने भूमिगत किया हुआ है, तो ये हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि इस जो बैटरी का धनात्मक सिरा है वो इसे कौन सा आवेश देगा बच्चों, धनात्मक आवेश देगा। और बच्चों इसी प्रकार जो बैटरी का नेगेटिव सिरा होगा, यानी अर्थ के साथ जो नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे कौन सा आवेश देगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश देगा। ये आप देख सकते हैं आराम से। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो दोनों संधारित्र को किस तरह से जोड़ा गया है बच्चों, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे की जो पहली है वो एक किसी चालक, इसे मैं लिख सकता हूँ चालक तार, वो किसी भी चालक तार के द्वारा जुड़ी हुई है बच्चों। ये सब चालक तार है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब आप थोड़ी देर के लिए देखें कि अगर यहाँ ऋणात्मक है तो बाकी प्लेट पे कैसा आवेश आएगा, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। बच्चे अधिकतर यही कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको यहाँ ये समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। बच्चों मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आवेश आना चाहिए, यहाँ पे आएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों अगर हम एक संधारित्र को लेते थे तो उसका जो धनात्मक आवेश होता था वो दूसरी साइड जाता था। अब हमने चालक तार लगाया हुआ तो हम कह सकते हैं वो धनात्मक आवेश इस चालक के थ्रू कहां जाएगा बच्चों, इस प्लेट पर चला जाएगा। या मैं इसे दूसरी तरीके से बोलूं बच्चों, अगर इसकी दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है तो इतना आवेश यहाँ पे भी होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो बच्चों दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पहली प्लेट पर अगर आवेश में प्लस क्यू मानूं और सबसे लास्ट वाली प्लेट पे माइनस क्यू मानूं तो इस पे भी प्लस क्यू होगा, क्योंकि जितना आवेश होगा उतना ही होगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जितना आवेश है उतना यही होता है। एक बात फिर भी बता दूं बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आपको खास बता दूं, एक संधारित्र का जो नेट आवेश होता है ये बहुत कम बच्चों को पता होता है और फिर वो रटके जाते हैं। संधारित्र का नेट आवेश जो होता है बच्चों, नेट आवेश बच्चों शून्य होता है, शून्य। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, तो रटना नहीं है। तो अगर एक पे प्लेट पे आवेश प्लस क्यू है तो दूसरे पे उतना ही आवेश होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। इसी तरह इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं संधारित्र में आवेश कब तक प्रवाहित होता रहता है बच्चों, संधारित्र में आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में, दूसरे संधारित्र से तीसरे संधारित्र में, जब तक बच्चों हर संधारित्र का नेट आवेश शून्य ना हो जाए। ठीक है। जब नेट आवेश शून्य हो जाएगा तो हम कह सकते हैं चालक तार पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रह जाएगा। ठीक है। चालक तार का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए बच्चों। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि संधारित्र जब श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं तो उसकी हर प्लेट पर समान आवेश होता है। ठीक है। अब इसमें अगर एक बात करें बच्चों विभव के बारे में, अगर मैं बोलूं कि इस बैटरी का जो विभव है वो कैपिटल V मान लें, ये जो विभव है कैपिटल V है, तो बच्चों
अगर ये V है टोटल, तो पहले संधारित्र तो दूसरे संधारित्र में जो विभव होगा वो क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो अगर एक पे मैं V1 मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो दूसरे पे कितना होगा बच्चों, V2 होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा ये आप समझ सकते हैं। जो विभव होता है बच्चों वो स्थिति पे डिपेंड करता है। स्थिति का मतलब है इस धनात्मक से इस संधारित्र की स्थिति कुछ और है और इस संधारित्र की स्थिति कुछ और है। जितना हम धनात्मक आवेश के पास चलेंगे तो धनात्मक आवेश के जो करीब होगा उसका विभव कुछ और होगा, और आगे चलेंगे उसका विभव कुछ और होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। इसको मैं एक बात बता दूं, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल मान लूं A और यहाँ पे मान लूं B, तो ये V1 जो विभव है ये बच्चों बेसिकली हम दो पॉइंट का मान सकते हैं, बिंदु A से बिंदु B तक का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बिंदु B से, और यहाँ पे अगर मैं C बिंदु मान लूं तो बिंदु B से बिंदु C तक का विभव कितना होगा बच्चों, इसे मैं V2 कह सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें पता चल रहा है जो टोटल विभव होगा बच्चों, जो बैटरी का विभव होगा जब वो संधारित्र में जाएगा तो V1 प्लस V2 होगा। ये आप समझ सकते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का आवेश समान होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो विभव होता है बच्चों उन दोनों में डिफरेंट होता है। अब बच्चों हम जानते हैं जो धारिता का फार्मूला होता है, धारिता का फार्मूला क्या होता है बच्चों, धारिता का फार्मूला होता है Q/V। यहां से हम देख सकते हैं। तो बच्चों यहां से अगर हम V निकालें तो V कितना होगा बच्चों, Q/C। इसे इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड। अब बच्चों इस फार्मूले को हम अलग अलग संधारित्र के लिए यूज करेंगे। तो पहले संधारित्र का अगर विभव V1 है तो आवेश तो उस पे Q ही है, तो उसकी धारिता कितनी है, C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर अगर विभव V2 है तो आवेश तो Q ही है और उसकी धारिता कितनी है, C2। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू V1 V2 की समीकरण एक में रख दें, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Q/C1 और यहाँ पे प्राप्त होगा Q/C2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये टोटल V क्या है, टोटल V हम कह सकते हैं कि ये टोटल विभव है जो पूरे, अगर हम कह सकें जो दोनों संधारित्र मिला के एक हमारे पास समायोजन बना, जो एक संयोजन बना है उसका विभव। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ बच्चों ये पूरा उसका विभव है। तो बच्चों मैं अगर आपको एक बात करूं कि दोनों कैपेसिटर मिला के अगर एक कैपेसिटर माने तो उस कैपेसिटर की यानी उस संधारित्र की जो तुल्य धारिता है अगर उसको मैं C मान लूं तो उसके लिए विभव कितना होगा बच्चों, समीकरण 2 से हम कह सकते हैं विभव की वैल्यू कितनी होगी, Q/C। लिख सकते हैं ऐसे, जहां पे C को बच्चों मैं बोल सकता हूं तुल्य धारिता, यानी दोनों धारिता मिला के जो कंबाइंड धारिता बन रही है वो से क्या बोल सकता हूं, तुल्य धारिता। ठीक है स्टूडेंट। और Q चेक क्या है बच्चों, टोटल संधारित्र ले लो या अलग अलग संधारित्र ले लो, आवेश हमेशा सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, Q/C1 प्लस Q/C2। ये आपको समझ में आती है बात। तो स्टूडेंट अब मैं अगर इस समीकरण का नाम कुछ मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 3 मान ले, तो आप इसमें गौर से देख सकते हैं एक बात बच्चों, अगर हम इसमें यहाँ देखें कि ये तुल्य धारिता है हमारे पास, तो बच्चों बराबर में से इस टर्म में से हम Q कॉमन ले सकते हैं, पूरे में तो हमें क्या मिलेगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो बच्चों Q से Q कैंसिल आउट हो सकता है। तो बच्चों फाइनली हमें क्या मिला, जो बच्चों तुल्य धारिता मिली हमें दोनों संधारित्रों के संयोजन के बाद, वो जो धारिता होगी 1/C, जिसे हम तुल्य बोल सकते हैं परिणामी, तो बच्चों वो होगी 1/C1 प्लस 1/C2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी वो कह सकते हैं हम एक तरीके से व्युत्क्रमानुपाती होती है उन संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के। ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा संधारित्र होते, अगर n संधारित्र होते तो क्या होता, तो बच्चों सीधा सीधा उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर एक से ज्यादा संधारित्र तो हम कह सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और लास्ट में हम कह सकते हैं 1/Cn। इस तरीके से तो जितने भी संधारित्र होंगे उन सबको हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। बच्चों यहाँ पे आप एक बात गौर करें कि सारे संधारित्र अगर जोड़े जाए श्रेणी क्रम में 3 4 जितने भी हैं या 2, तो उनकी जो तुल्य धारिता है क्या वो उनके अलग अलग धारिता से ज्यादा होगी या कम होगी। तो बच्चों समांतर क्रम में, बल्कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है बच्चों दोनों की अलग अलग धारिताओं से भी छोटी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये 1/C आ रहा है, तो दोनों की अगर एक की मैं सपोज करूं थोड़ी देर के लिए मान लूं C1 मैं 2 मान लूं माइक्रोफैरड और C2 अगर मैं 4 माइक्रोफैरड मान लूं, तो बच्चों C आएगी वो 2, सबसे छोटी जो धारिता 2 वाला संधारित्र इससे भी छोटी निकलेगी। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने से धारिता घट जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब जो हम संयोजन पढ़ने वाले हैं बच्चों वो बेसिकली है समांतर संयोजन, यानी जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, समांतर क्रम। तो अब बच्चों जो हम बात करते हैं, अब आप देखें कि मैंने जो 2 संधारित्र लिए हैं, अगर मैं इसमें दिखाऊं एक की धारिता C1 दूसरे की C2, ये आप देख सकते हैं। बच्चों समांतर क्रम में थोड़ा सा गौर करो,
अगर मैं एक का नाम एक के पहले संधारित्र की प्लेट 1 ले लूं और इसकी भी प्लेट 1 ले लूं, इसके बारे में गौर करें तो बच्चों दोनों ही एक ही बिंदु से जुड़ी हैं और दोनों एक ही धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी हैं बैटरी के, ये आप देख सकते हैं। और अगर दोनों की हम दूसरी प्लेट ले लें, ये इसको मैं सेकंड मानूं और इसको भी मैं सेकंड मानूं, तो बच्चों दोनों की एक प्लेट कम से कम एक ही बिंदु से जुड़ी है और वो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी है। बच्चों मैं इसमें एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर पहली वाली जुड़ी है तो आखिरी वाली इससे जुड़ेगी। इसमें सीधी सीधी बात है कि दोनों कैपेसिटर की, दोनों संधारित्र की एक प्लेट कम से कम एक बिंदु से और दोनों की एक प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है, सीधी सी बात ये है। यानी दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल में संधारित्र की दोनों प्लेट आती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों गौर से अगर हम इसमें देखें तो जैसे हम जानते हैं विभव जो होता है स्थिति पे डिपेंड करता है किसी स्रोत आवेश की। तो यहाँ पे हमारे पास स्रोत कौन है बच्चों? बैटरी। इसका विभव कितना है? V। तो बच्चों V से इस बिंदु का और बिंदु का जो हम कह सकते हैं स्थिति सेम है, ऋणात्मक B के बीच में और धनात्मक A के बीच में। तो A और B के बीच में जो विद्युत विभवांतर होगा सेम होगा। तो बच्चों वो विभवांतर जो बैटरी का होगा V होगा, तो वो इसमें भी सेम जाएगा और इसमें भी कैसा जाएगा? सेम। तो बच्चों समांतर क्रम में दोनों संधारित्र पे जो है विभव सेम होता है, आपको याद रखना है। तो अब बच्चों इसमें हम देखेंगे यहाँ से बैटरी से चार्ज क्यों चलता है, सपोज ये मान के चलते हैं। तो बच्चों इस बिंदु पे यहाँ पे चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा। क्यों? दोनों की धारिता अलग अलग है और आवेश धारिता के हिसाब से जाता है बच्चों। जिसकी जितनी धारिता है वो उतना ही क्या लेगी? आवेश लेगी, क्योंकि विभवांतर तो सेम है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं मानूं थोड़ी देर के लिए Q1 आवेश जा रहा है और यहाँ पे Q2 आवेश जा रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा प्लस का Q1 आवेश, तो आप समझ सकते हैं उतना ही माइनस Q1 आवेश आएगा। बच्चों ये आपको समझने वाली बात है कि हमेशा एक संधारित्र का नेट आवेश 0 होना चाहिए। एक संधारित्र का नेट आवेश हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार Q2 अगर हमारे पास धनात्मक है तो इस प्लेट पे Q2 धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, उतना ही ये माइनस Q2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आवेश, दोनों संधारित्र पे जो आवेश होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बात आपको सही में आनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों की धारिता अलग अलग है तो आवेश भी कैसे होंगे? अलग होंगे, लेकिन दोनों पे विभव कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें बच्चों की दोनों पे जो आवेश वितरित होता है, एक पे Q1 होता है, एक पे Q2 होता है, पर टोटल आवेश कितना चला था बच्चों सोर्स से? Q। तो हम कह सकते हैं टोटल आवेश जो कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 के होगा। ये तो बात आप समझ सकते हैं, ये बात आपको क्लियर है। अब बच्चों इसमें हम जानते हैं जो धारिता होती है वो होती है C=Q/V। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए काम करें, Q ले लें तो Q= कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा। इस मामले को बच्चों हम एक बार एक संधारित्र के लिए दूसरी संधारित्र के लिए यूज करें तो अगर एक संधारित्र का आवेश Q1 है तो Q1 और एक के साथ धारिता जो है C1 और V तो सिर्फ का सेम है बच्चों। इसी प्रकार दूसरे पे जो आवेश आएगा वो C2 आ जाएगा, विभव उस पे भी सेम है। तो बच्चों दोनों का मान अगर हम समीकरण ए में रख दें तो क्या होगा? हमें ये प्राप्त होता है Q C1V प्लस C2V, ये हमें प्राप्त हो गया इस प्रकार से बच्चों। बच्चों गौर से देखने वाली बात ये है कि जो Q है वो टोटल आवेश है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो अगर टोटल आवेश Q हो, अगर हम मान लें कि कुल आवेश, यहाँ पे हम लिख लें थोड़ी देर के लिए कुल आवेश Q है, और बच्चों जो तुल्य धारिता है समायोजन की, जो हमने समायोजन किया है या संयोजन जो किया है, संयोजन की तुल्य धारिता, तो बच्चों जो तुल्य धारिता है अगर उसे C मान लो, C, और इसे लिख दो C तुल्य, तो विभव तो सबका सेम है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि तुल्य धारिता और अगर आवेश Q है तो Q बराबर कितना होगा? C तुल्य धारिता, जिसे परिणामी धारिता कह सकते हैं और V कह सकते हैं। तो बच्चों ये वाला मान अगर मैं समीकरण 4 में रख दूं तो क्या प्राप्त होगा? हम देखें जरा। इस Q की जगह बच्चों में क्या रख सकता हूं? आप देखें C तुल्य धारिता इंटू V बराबर C1V प्लस C2V, ये आप देख सकते हैं एज इट इज। यहाँ पे बच्चों V दोनों तरफ से कॉमन लेके कट सकता है, इसमें तो आप जानते हैं। तो C तुल्य धारिता कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई C1 प्लस C2, ये आपको साफ समझ में आता है बच्चों। इसमें गौर से यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर दो की जगह n संधारित्र जुड़े होते तो कितनी होती तुल्य धारिता? तो तुल्य धारिता होती बच्चों C1 प्लस C2 और लास्ट में कितना आया था बच्चों? Cn। अब इसमें गौर से देखने वाली बात क्या है बच्चों, अगर समांतर क्रम में संधारित्र जोड़े जाएं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है बच्चों, वो प्रत्येक संधारित्र की जो भी धारिता होगी उनका सिर्फ बीजगणितीय योग होती है। आप देख सकते हो उनको सीधा हम जोड़ दें, आपको कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ना होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार गौर करके देखें कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता आती है, क्या उसका मान किसी एक संधारित्र की या जो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है, ज्यादा होता है? तो बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक की संधारिता सपोज करो 3 माइक्रोफैरड ले लूं
और दूसरे की मैं 6 माइक्रोफेरेड ले लूं, तो बच्चों मैं दोनों को जोड़ूंगा तो तुल्य धारिता जो सबसे ज्यादा वाला होगा उससे भी ज्यादा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है प्रत्येक संधारित्र की तुल्य धारिता से ज्यादा हो जाती है। तो जब भी हमें धारिता बढ़ानी होती है तो हम हमेशा समांतर क्रम में ही लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसमें गौर करने वाली बात आपको यह है कि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला लगता है और जो समांतर क्रम में फॉर्मूला लगता है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों मेरा मानना यह है कि आपको ये समायोजन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम आपको इसके बोर्ड के न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत अच्छी तरह, आप ध्यान से जुड़े रहें और बच्चों इस प्रकार आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।